नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो है अशोक पे। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं अशोक पे एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा और अशोक से संबंधित इतने सारे फैक्ट हैं और वो निश्चित तौर पर घूम फिर के जो है हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है मैंने अशोक पे एक सिंगल वीडियो बनाया। आइए शुरू करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैटर ज़्यादा है इसका। तो देखिए, सम्राट अशोक, कल हमने बिंदुसार को देख लिया था, तो बिंदुसार के पास जो है अशोक जो है सम्राट बनता है। मैं एक चीज़ और यहाँ आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ बोर्ड पे उन्हीं चीज़ों को लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने अशोक की छोड़ दी हैं एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है। एक अच्छी बात क्या है कि इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होती हैं, तो उसको आप एकदम याद कर जाइए, कंठस्थ हो आपको, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। और अगर आप याद कर ले जाते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू देखते हैं। सबसे पहले हम अशोक के कुछ नाम और उपाधियों के बारे में देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे संबंधित कई बार सीधे सीधे नाम हैं उनको पूछ लिया जाता है और उनके स्रोत को पूछ लिया जाता है कि कहाँ से जो है उस नाम के बारे में पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहले अशोक वर्धन इसका एक नाम है जो हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। इसके बाद एक दूसरा नाम है इसका बुद्ध शाक्य कहा जाता है, इसको कहाँ, मास्की अभिलेख में। फिर एक नाम है इसका, या उपाधि आप कह सकते हैं, मगधाधिराज। ये उपाधि है, नाम तो नहीं है। मगध का राजा, इसे भाब्रू लेख में कहा गया है और ये पूछा गया है कई एग्जाम्स में, याद रखिएगा। ये टीचिंग के, डिग्री कॉलेज के या हायर एजुकेशन एग्जाम में बहुत जगह पे इसको पूछा गया है सीधे, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए कि भाब्रू अभिलेख में इसे मगधाधिराज कहा गया है। उसके बाद महाराजकुमार की जो संज्ञा दी गई है, ये एक लेख है पानगुडरिया, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, सीहोर ज़िले में, वहाँ से इसको कहा गया है। फिर अशोक, जो हम अशोक देखते हैं तो सबसे पहले देखिए मास्की लेख में इसका नाम अशोक पता चलता है। इसके बाद गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेत्तूर और उदयगोलम ये दोनों कर्नाटक में है। अब आप याद रखिए इन चारों नामों को, क्योंकि कई बार क्या होता है चारों नामों को दे देता है और एक उसमें से गलत दे देगा कि इनमें से किस में नहीं पूछा गया था, या एक सही दे के 3 गलत दे देगा कि किस में पूछा गया था। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, या तो आपसे कूट में इसको पूछ सकता है कि किन 2 में पूछा गया था, तो आप इसलिए चारों मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदय गोलन या गोलम याद रखिए। फिर एक उपाधि इसकी आती है रण्यो अशोका, यानी राजा अशोक। ये इसको एक नया अभिलेख इसका मिला है। अभिलेख क्या, एक पाषाण पे इसकी प्रतिमा मिली है अशोक की, और वहाँ पे उसके नीचे यह लेख लिखा हुआ है रण्यो अशोका, यानी राजा अशोक। और हम ये भी जानते हैं कि ये पहला एविडेंस है अशोक के फिगर का कहीं पे, तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है, इसलिए आपसे कई बार पूछा जा सकता है ये। उसके बाद देखिए देवा नाम प्रियदर्शी, ये भी देखिए कई जगहों पे पूछा गया है, इसलिए इसको भी याद रखिए। रुमिनदेई अभिलेख, निगलीवा या निगाली सागर, रूपनाथ और गिरनार अभिलेख में इसको क्या कहा जाता है, देवा नाम प्रियदर्शी। उसके बाद धर्माशोक जो है एक उपाधि इसकी है, ये एक गाढ़वाल राजकुमारी रहती है कुमार देवी, उसके अभिलेख में इसको धर्माशोक कहा गया। अब देखिए, अशोक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ये इसके शिलालेखों, स्तंभ लेखों से बनते हैं और उसके बाद इसके धम्म से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शिलालेख को समझ लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख और स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख का थोड़ा सा अंतर समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत लेमैन टाइप की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ एकदम, अब उससे सरल कुछ नहीं हो सकता। शिलालेख यानी दीर्घ से शिलालेख, सबसे पहले तो शिला मतलब हो गई पत्थर, यानी किसी पत्थर पे जो लेख लिखा गया है वो है शिलालेख। अब दीर्घ शिलालेख यानी बड़ा, किसी बड़े पत्थर पे जो इनके लेख लिखे गए हैं अशोक महोदय के, वो हो गए दीर्घ शिलालेख। लघु शिलालेख मतलब कि किसी पत्थर पे, छोटे पत्थर पे, यानी आकार में वो पत्थर छोटा है और छोटा सा लेख लिखा है, वो है लघु शिलालेख। अब स्तंभ लेख का मतलब हो गया पिलर, यानी खम्मा, कहीं खम्मे पे लिखा गया, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, ये एक पिलर हो गया, तो इस पर मैंने कुछ लिख दिया, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ छोटा छोटा, तो इसको हम कहेंगे स्तंभ लेख, यानी पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर पे लिख दिया गया, पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। तो ये जो बड़े पिलर हैं वो दीर्घ शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, और कुछ छोटे पिलर हैं और जो उन छोटे पिलर पे लिखा गया है तो उनको लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो ये इसका पूरा विभाजन है, इसलिए इस पर आप कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए शिलालेख जो हैं उसमें हम देखते हैं कि दीर्घ शिलालेख, तो ये जो है कुल 8 जगह से मिले हैं, तो आप इनके नाम को याद जरूर रखिए, क्योंकि कई बार नाम दे देगा और प्लेसेस दे देता है जो वर्तमान प्लेस है उसको मैच करने के लिए। तो गिरनार देखिए ये गुजरात में पड़ता है, गिरनार
दीर्घ शिलालेख है। फिर शाहबाजगढ़ी पेशावर में है, पाकिस्तान में। उसके बाद मानसहेरा हाजरा ज़िला पड़ता है पाकिस्तान में। फिर धौली और जौगढ़ ये दोनों जो है उड़ीसा में पड़ता है। फिर एर्रगुडी ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद सुपारा, हाँ एर्रगुडी पे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब एर्रगुडी एग्जाम में आता है तो वहाँ कर्नाटक ऑप्शन में होता है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। इसलिए आप एकदम याद रखिए कि कोई भी इसका जो अभिलेख है दीर्घ शिलालेख वो जो है कर्नाटक में नहीं है, वो सारे क्या हैं लघु शिलालेख हैं। तो एर्रगुडी क्या है, वो है दीर्घ शिलालेख और ये है आंध्र प्रदेश में। फिर सुपारा जो है आप जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद सन्नति ये जो है कर्नाटक में, सॉरी अभी मैंने कर्नाटक नहीं कहा, लेकिन देखिए एक सन्नति है, एक अर्घा है, शिव जी का अर्घा है, और मंदिर की पास मंदिर के दीवार में अब उस अर्घे को मढ़ दिया गया, मतलब उसको काट के लगा दिया गया, तो वहाँ से ये दीर्घ शिलालेख इसका सन्नति से भी मिलता है। अब उसके बाद जो है हम इसके लघु शिलालेखों को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से। तो देखिए लघु शिलालेखों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किस राज्य में कौन कौन से, मैं उसको आपको बता देता हूँ, वही आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश में है रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, पानगुडरिया, ये आप याद रखिए 1 2 3 4, यानी 4 जो लघु शिलालेख हैं वो मध्य प्रदेश से। मैंने कहा लघु शिलालेख मतलब छोटे शिलालेख पे कुछ इसके लेख लिखे हुए हैं। फिर बिहार में देखिए सासाराम या सहसराम से मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है अहरौरा, ये जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है ना, यहाँ पे है एक लघु शिलालेख। राजस्थान में है भाबरू बैराट लघु शिलालेख। उसके बाद कर्नाटक में कई जगह हैं, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर या सिद्धपुर, नेत्तूर, उदयगोलम और गोवीमठ। आंध्र प्रदेश में जो है एर्रगुडी, राजुल, मंडगिरी, इन जगहों से भी ये पाया गया है। याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश में एर्रगुडी है यहाँ से लघु शिलालेख भी मिलता है और दीर्घ शिलालेख भी मिलता है, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। अब जो अशोक के ये शिलालेख हैं दीर्घ शिलालेख याद रखिएगा, उसमें जो है 14 बातें कही गई, यानी 14 लाइन की कुछ बात कही गई है। उसमें अशोककालीन कुछ विवरण दिए गए हैं, तो उन विवरण को भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस शिलालेख में या किस अभिलेख में कौन सी बात कही गई है, तो उसको हम देख लेते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये 14 लेख मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो जो पहला इसका लेख है उसमें यह जीव हिंसा पर प्रतिबंध की बात करता है अशोक, और ये बताता है कि किस तरह से उसके राजकीय पाकशाला में 2 मोर और 1 हिरन का केवल शिकार होता है, और कोशिश होती है कि आगे वो भी बंद हो जाए। तो आपको देखिए, आप कहानी से ज़्यादा आप इसको याद रखिए, शॉर्ट में मैंने इसीलिए लिख दिया है। पहले में क्या है, जीव हिंसा पर प्रतिबंध। दूसरा है पशु चिकित्सा और पड़ोसी राज्य, यानी जो दक्षिण के पड़ोसी राज्य रहते हैं, केरल पुत्र, सतीय पुत्र और चोल पांड्य, उनके बारे में है, और पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के बारे में दूसरे लेख में। फिर जो तीसरा लेख है उसमें युक्त राजयुक्त प्रादेशिक को 5वें वर्ष दौरे पर जो भेजता है उसकी नियुक्ति का विवरण है। फिर जो चौथा लेख है उसमें जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की प्रशंसा करता है अशोक, उसकी बात कही गई। फिर जो आपका 5वां लेख है यह धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर छठा जो लेख है वो विशेष रिपोर्टर, यानी अशोक कहता है कि मैं किसी भी टाइम, मतलब मैं अगर शयन कक्ष में सो रहा हूँ या मैं कहीं भी अपने राजमहल में निवास कर रहा हूँ, तब भी जो मेरे राज्य के रिपोर्टर हैं वो आके जनता से या प्रजा से संबंधित किसी भी बात की जानकारी हमें दे सकते हैं, और मैं प्रजा के कल्याण के लिए 24 घंटे जो है उपस्थित रहता हूँ। तो उसकी चर्चा है विशेष रिपोर्टर की। फिर 7वां जो लेख है वो सभी संप्रदायों के सभी जगह निवास करने की बात करता है अशोक इसमें। फिर 8वें लेख में धम्म यात्रा, देखिए सीधे धम्म यात्रा का विवरण है। 9वें में गुरुजनों ब्राह्मणों के आदर करने की बात है। फिर 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता का वर्णन है, और 11वें लेख में धम्मदान का है। तो देखिए कई जगह धम्म है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। फिर जो 12वां लेख है इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। फिर 13वें लेख में कलिंग युद्ध की बात है, आप सबको पता है ये, और 14वें में धम्मलिपि की बात करता है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि 3-4 तो आप एकदम याद रखिए, क्योंकि 3-4 जरूर पूछे जाते हैं घूम फिर के। जैसे पहला हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया युक्त राजयुक्त प्रादेशिक की नियुक्ति, उसके बाद जो है छठा हो गया विशेष रिपोर्टर वाली बात, और उसके बाद आपका 12वां धार्मिक सहिष्णुता, और 13 कलिंग युद्ध। ये चीज़ें जो है आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इतना आप ज़रूर याद रखिए। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे इसके स्तंभ लेखों के बारे में। अब स्तंभ लेखों में भी बहुत सारा विवरण पूछा जाता है
लेकिन उतना डीप नहीं जाएंगे, हम आपको जो स्तंभों के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ से ये मिले हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए 6 बृहद स्तंभ लेख हैं और उस पर 7 लेख है। जैसे यहाँ 14 लाइन पे लेख है, यहाँ 7 लाइन पे लेख लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है लेख, स्तंभ लेख, वो है दिल्ली टोपरा। ये अभी टोपरा में था और वहाँ से उठा के अब इसको वर्तमान में दिल्ली में लाया गया है, जो फिरोज शाह तुगलक का महल है उसी में इसको रखा गया है, फिरोज शाह कोटला मैदान है। तो दिल्ली टोपरा, और यही एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें 7 लाइनें आपको एक जगह मिल जाएंगी। फिर देखिए दूसरा लेख है स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ लेख, ये मेरठ में स्थित था, वहाँ से उठा के दिल्ली लाया गया। फिर तीसरा है प्रयागराज, ये देखिए ये भी पहले कौसाम्बी में स्थित था, लेकिन अब कौसाम्बी से उठा के इसको प्रयागराज के किले में, यानी जो अकबर ने किला बनवा रखा है संगम पे, वहाँ अब स्थित है ये। उसके बाद लौरिया अरराज, ये देखिए चंपारण में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। और रामपुरवा, ये भी बिहार में पड़ता है। यहाँ से इसके स्तंभ लेख मिल गए। अब इसके बाद देखिए कुछ लघु स्तंभ हैं 5, उनको देख लीजिए। तो पहला लघु स्तंभ सांची, जो सांची का महान स्तूप है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, उसी के पास ये लघु स्तंभ है। मैं वहाँ पे गया हूँ और इस लेख को मैंने देखा भी है। उसके बाद सारनाथ में एक लघु स्तंभ है, जो एक्सकेवेशन साइट है सारनाथ की, और जहाँ से नेशनल एम्बलम हमारा है उसको हम देखते हैं, वो इसी स्तंभ लेख से प्राप्त किया गया था। फिर कौशाम्बी में एक लघु स्तंभ लेख है, रुम्मिनदेई। उसके बाद निगलीवा या निगाली सागर। तो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में यहाँ संघ भेद को रोकने की बात की गई है इन तीनों लेखों में, आप याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ धर्म प्रचारकों को अशोक ने धम्म प्रचार के लिए भेजा था, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो आइए उसको देख लेते हैं। ये देखिए धर्म प्रचारक हैं और ये देश है, कहाँ कहाँ किसको भेजा गया है। तो एक पहला नाम है मज्जिम, इनको भेजा जाता है हिमालय क्षेत्र में। दूसरा है सून एवं उत्तर, इनको स्वर्णभूमि यानी बर्मा भेजा जाता है। उसके बाद महारक्षित हैं, इनको यवन देश भेजा जाता है। फिर इसके बाद रक्षित को बनवासी भेजा जाता है। धर्म रक्षित अपरांत क्षेत्र में जाते हैं। उसके बाद महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में। फिर मज्झंतिक को कश्मीर और गांधार में। महादेव को महिषमंडल में। और महेंद्र और संघमित्रा जो इसके पुत्र और पुत्री हैं, इनको ताम्रलिप्ति या श्रीलंका वहाँ भेजा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो गई आपकी धर्म प्रचारक और देश से संबंधित। अब इसके बाद अशोक जो है अपने 5 पड़ोसी शासकों, मतलब जो विदेशी शासक रहते हैं, वहाँ पर भी अपने धर्म प्रचारकों को भेजता है, और इसकी सूचना जो है हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। तो आइए हम उनको भी देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र रहता है और वहाँ का शासक कौन रहता है। तो एक जो पहला नाम आता है वो आता है अंत्योक, और इसकी पहचान वर्तमान सीरिया से होती है, और यहाँ का शासक रहता है एंटियोकस सेकेंड। दूसरी जो जगह है तुरमय, तुरमय की पहचान आधुनिक मिस्र से है, और यहाँ का शासक टालमी फिलाडेल्फस सेकेंड रहता है। इसके बाद जो तीसरी जगह है वो है अंतिकिन, और इसकी पहचान मैसिडोनिया या मकदूनिया से होती है, जहाँ का सिकंदर रहता है, और यहाँ का शासक रहता है एंटिगोनस गोनाटस। उसके बाद चौथा जो स्थान है वो है मग, इसकी पहचान एपिरस से है, और ये आधुनिक सीरिया में एक जगह है एपिरस, उससे पर मतलब तादाद में इसका लगाया जाता है, और इस यहाँ का शासक रहता है मगस। फिर जो 5वीं जगह है वो है अलेक्सुंदर, या यह जो है सीरिन नामक स्थान है, और यहाँ का शासक रहता है अलेक्जेंडर। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखिए अशोक के बाद जो कुछ शासक होते हैं मौर्य साम्राज्य के, उनको हम देख लेते हैं, उनके क्रम को समझ लीजिए कि अशोक के बाद कौन कौन होते हैं। अशोक के बाद कुणाल, फिर संप्रति, जालौक, वीरसेन, दशरथ और बृहदत्त, अंतिम बृहदत्त हो गया। अब यहाँ एक छोटा सा फैक्ट है, जो दशरथ रहता है ये भी अशोक की तरह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, और ये पूछा भी गया, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया है, और आप इसको याद कर लीजिए। और जो देखिए ये अंतिम शासक जो बृहदत्त रहता है, इसका सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ये अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा होता है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर देता है, और इसकी हत्या के बाद जो है उसको शुंग वंश की स्थापना करता है। और शुंग वंश को जो है मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में जब हम आएंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल देखिए अशोक पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगी मैंने आपको दे दिया है, और ये सच में इम्पॉर्टेंट है, और परीक्षा में आप इसको बैक ईयर का पेपर उठा के देखिए, ये सारी चीज़ें जो है पूछी गई है, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, आप अच्छे से इसको तैयार करिए। और जो मैंने कहा था कि 3 वीडियो इस पे बनेंगे मौर्य काल में, तो जो इसका अगला पार्ट होगा, यानी कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें जो है मौर्यकालीन प्रशासन,
अर्थव्यवस्था और ये सारी चीज़ें, समाज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आज के लिए भी धन्यवाद।